वेलकम टू द शो यंगिस्तान एक्सप्रेस विद आरजे पिया। और आज मैं इस शो में एक बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा करने वाली हूँ जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस। और मेरे साथ आज मेरे इस शो में मौजूद हैं हाई कोर्ट लॉयर और गेस्ट फैकल्टी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली डॉक्टर दीपा सिंह जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे शो जज्बाते शायरी विद आरजे पिया में। तो कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ आके? थैंक यू प्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने मुद्दा ही ऐसा चुना है जी, इस पे बोलने के लिए। तो मैं बहुत दिनों से इच्छुक थी। मैम ऐसा होता है कि जैसे हम टीवी में, जैसे मैं देखती हूँ है ना, मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें लॉयर होते हैं तो उन्होंने हमेशा काला कोट पहना होता है, ऐसा ना। तो आपको देख के ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब लॉयर इतने क्यूट और ब्यूटीफुल भी हैं। तो थैंक यू सो मच मैम आज यहाँ आने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आज जैसे हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आजकल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या और कैसे पहचान की जा सकती है उसकी? डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको कि हिंदी में घरेलू हिंसा भी कहते हैं, जी। तो अपने नाम से ही व्यक्त कर रहा है कि जैसे कहा जाता है ना कि घर में आप एक सुरक्षित महसूस करते हो। कोई भी इंसान के लिए कह सकते हैं जी। कि अपने घर में सुरक्षित महसूस करता होगा, जी। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि उस घर की चार दीवारी के अंदर भी कैसा? कोई हिंसा का शिकार हो सकता है। जी। तो ये एक 2005 में एक अधिनियम आया जिसको पूरा नाम, जिसको घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम बोलते हैं। जी। तो ये महिला केंद्रित है बेसिकली, कि जो भी महिला किसी घर में, जी। इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं कि शेयर्ड हाउस होल्ड होना चाहिए, जी। और जो व्यक्ति इसको हिंसा कर रहा है उसके साथ उसकी कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप होनी चाहिए, जी। और जो उसका एक्ट है वो घरेलू हिंसा की डेफिनेशन में आना चाहिए। तो मैम इसकी कैसे पहचान की इसकी जा सकती है? पहचान ये है कि धारा 3 के हिसाब से इसकी जी। बहुत ही विस्तृत परिभाषा उन्होंने दे दी है। जैसे हिंसा के नाम से हमको लगता है कि सिर्फ शारीरिक होता होगा, जी। तो नहीं, इसमें 4 टाइप की वायलेंस को रिकग्नाइज किया है, जी। जो कि फिजिकल भी हो सकती है। फिजिकल यू अंडरस्टैंड, मुझे उसको बताने की इतना ज़रूरत नहीं है। जी। जी। लेकिन सेक्सुअल भी उसमें हिंसा की डेफिनेशन में आएगा। अगर पति या अपने घर में जिस भी महिला के साथ वो किसी भी रिलेशनशिप में है, उसकी इच्छा के बिना कुछ इस टाइप का जी। एक्ट करता है, या फिर वर्बल इमोशनल जो आ जाएगा, वो बहुत Emotional. इम्पोर्टेंट है कि प्रताड़ित किया, किसी कुछ भी कह Mentally के, torture मेंटल करना। टॉर्चर हो गया, अपमानित कर दिया, या छोटी छोटी चीजें, तुम्हें खाना नहीं बनाना आता, तुम्हें कॉफी नहीं, थाली फेंक दी खाने की, तो उस वजह से कई लोग सुसाइड भी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं वहाँ क्यों तक नहीं, पहुँच अपना जाते हैं। सेंसिटिविटी का लेवल होता है, मानसिक संवेदना किसी को आप वेदना पहुंचा रहे हो, या इकोनॉमिक भी आर्थिक हिंसा भी इसमें रिकग्नाइज्ड है कि आप उसको जितना उसको जीने के लिए, क्वालिटी लाइफ के लिए पैसा चाहिए, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, वो समर्थ नहीं है अपने आप को पालन पोषण करने के जैसे लिए। दहेज के मामले पे दहेज का मामला एक और अलग बात है, उसमें तो आईपीसी आ जाती है, 498 है। इसमें यह है कि सपोज वाइफ काम करना चाहती है तो उसको बोले कि नहीं, तुम काम नहीं करोगी, ओके। या काम नहीं करती तो उसको फोर्स किया जाए कि नहीं तुम काम करो और कमा के लाओ। और ये भी बात सुना है। कमाने की भी नहीं है, अगर वो कमा के लाती है और उसकी तनख्वाह या पैसों पे वो अपना कंट्रोल दिखा लेता है कि भाई कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेस, जी। तो इस तरह से आर्थिक तंगी पहुंचाना। और नॉट ओनली दिस, ये सब चीजें एक्चुअल में हो, अगर इन सब करने की धमकी भी वो उसको कोई देता है तो वो भी घरेलू हिंसा की परिभाषा में आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है उसके विक्टिम्स कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उस विक्टिम को पहचान सकते हैं कि हाँ ये है? उसके विक्टिम नाम से काफी सजेस्टिव है कि घरेलू हिंसा, कि आप जो रिस्पोंडेंट है, प्रत्यार्थी जिसको बोलते हैं, जो आपके साथ हिंसा कर रहा है, उसके साथ एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं या कभी रहे हैं, जी। और आपकी उससे कोई घरेलू नातेदारी है, जी। और वो आपको घरेलू हिंसा कर रहा है, जी। तो ये घरेलू हिंसा का दायरा यही है। ये नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति, मतलब कुछ ना कुछ आपसे उसकी घरेलू नातेदारी किसी भी फॉर्म में, चाहे ब्लड कोई ना के कोई फॉर्म रिश्ता में, है। चाहे
किस कोई रिलेशन हो या किसी भी फॉर्म में आप उसके साथ नातेदारी में एक आसान सा शब्द हो जाता है समझना। जी जी मैम। अगला सवाल मेरा आपसे मैम ये रहेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हम कानूनी मदद कैसे ले सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये प्रोसीजर पता ही नहीं होता है और तो कई उसके लोग बारे में। मुझे लगता है ऐसा सोचते हैं कि आपको बहुत महंगा वकील करना पड़ेगा हाँ जी। है और हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहूँगी जी। कि इसमें सरकार की तरफ से प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। जी। पुलिस ऑफिसर्स को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं और कुछ एक सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि वॉलेंटरी एसोसिएशन से वो रजिस्टर्ड होती हैं जी। और मैजिस्ट्रेट। अगर ये सब लोगों के सामने घरेलू हिंसा हो रही है या उनको कोई रिपोर्ट करता है जी। तो उनकी ड्यूटी है, इवन प्रोटेक्शन ऑफिसर का तो ये फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि वो उस महिला को उसके सारे अधिकारों के बारे में बताए, उसके बिहाफ पे आवेदन मजिस्ट्रेट को पेश करे और अगर उसको इमिडिएटली कोई मेडिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो वो प्रोवाइड कराएगा या शेल्टर होम की रिक्वायरमेंट है तो वो भी उसको प्रोवाइड कराना है इमिडिएटली। तो मैम जैसे मान लो कि कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित है, कोई महिला है, तो उसको सबसे पहले कहाँ जाना है? उसको पुलिस ऑफिसर के पास भी जा सकती है, अपने प्रोटेक्शन नज़दीकी ऑफिसर जो- के नज़दीकी या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास भी जा सकती है। और वैसे तो गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की भी हेल्पलाइंस हैं, Okay. तो कोई ना कोई इसके बिहाफ पे, और ज़रूरी नहीं कि महिला ही खुद जाए, अगर उसके आसपास उसका कोई फ्रेंड या पड़ोस में कोई देख रहा है कि ये महिला घरेलू हिंसा का शिकार है तो उसके तो बिहाफ पे वो भी कंप्लेन कर सकता है। और मैम जैसे अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम होते हैं है ना, उनको क्या क्या कानूनी अधिकार होते हैं? इसमें उनको बहुत तरह तरह के कानूनी अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला अधिकार तो उनकी प्रोटेक्शन का ही है कि उनको हर तरह से संरक्षण मिले, हर तरह से, क्योंकि वो उस घर में घरेलू हिंसा का शिकार है तो वो उस घर में असुरक्षित महसूस कर रही है। तो एक बड़ी अच्छी सी यूनिक सी बात है इसमें कि जिससे वो हिंसा का अंदेशा उसको है उसी व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाएगा, उस लेडी को उसी घर में रखा जाएगा जी। अगर वो शेयर्ड हाउस होल्ड में की डेफिनेशन में आता है तो एक तो इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑर्डर उसके हो जाते हैं। और अगर किन्हीं कानूनी अड़चनों की वजह से वो उस घर में नहीं रह सकती या ऐसा आदेश नहीं हो सकता तो उसी की इच्छा के मुताबिक उसको रेंटेड अकोमोडेशन जो है उसका हस्बैंड या जो व्यक्ति उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहा है वो प्रोवाइड कराएगा। एक तो ये बहुत अच्छा उसके लिए कानूनी मदद है। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कि महिला कहीं काम करती है तो हस्बैंड वहां भी पहुंच जाता है उसको तंग करने के लिए, तो ऐसे वो उसके लिए रेस्ट्रेन ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है। और कभी देखा होगा कि कई महिला तो इसलिए सामने नहीं आती कि बच्चों की कस्टडी का क्या होगा। हाँ, मैं वही आपसे तो अगला पूछने वाली थी कि ये भी एक डर रहता है महिलाओं में कि हमें नहीं जाना है, ठीक है हम एक थप्पड़ खा लेंगे, 2 खा लेंगे, मार खा लेंगे, हमारे बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे, सोसाइटी हमें हमारे बारे में क्या सोचेगी, सोसाइटी की ओपिनियन क्या रहेगी, है ना। ये सब के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो ये सब इसलिए घरेलू हिंसा इसलिए सहन कर रही हूँ कि बच्चों का क्या होगा, तो ये तो तय है कि बच्चे घरेलू हिंसक माहौल में उनकी साइकोलॉजी पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, तो ये तो ना सहे वो बच्चों के लिए। और अगर उनको लगता है कि कस्टडी ले ली जाएगी, वंचित हो जाएंगी, तो एटलीस्ट टेम्परेरी कस्टडी उनको मिलेगी अपने बच्चों की, और उसके बाद वो किसी अप्रोप्रिएट कानून के तहत उनकी कस्टडी का केस अलग से दायर कर सकते हैं। ये आपने सही कहा मैम कि जैसे कई लोग ऐसे सोचते हैं बच्चों की वजह से, लेकिन बच्चे जब वो घरेलू हिंसा होते हुए देखते हैं तो फिर आगे जाके या तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या फिर वो वैसा ही करते हैं। बिल्कुल तो सही आप कहा। अपने आप को शिकायत ना करवा के एक और विक्टिम को रेडी कर रहे हैं। या वो किसी और को विक्टिम बनाएगा या वो खुद बनेगा, क्योंकि अगर घर में लड़कियां हैं और कोई मदर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो उसको उसके माइंड में मुझे ऐसा लगता है यही सेटअप रहेगा कि नहीं ऐसा होता है।
बिल्कुल, बच्चों की मानसिकता तो बहुत अफेक्ट होती है इन सब इस चीजों तरह से। से है कि अगर आप अब बच्चों के लिए कर रही हैं तो आपको आगे आना चाहिए, आना चाहिए ये आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे, करेगा, है ना? और मानसिकता भी सुरक्षित रहे। मानसिकता भी सुरक्षित रहेगी। और मैम आगे अब एक सवाल और है आपसे कि जैसे कानूनी सहायता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये लोअर क्लासेस में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अपर में भी यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, जी। इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। Global आप ये phenomenon। नहीं कह सकते कि ये इंडिया में है या आर्थिक तंगी से होता है जी। या अशिक्षित लोगों में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मानसिकता से रिलेटेड है। ये पद प्रतिष्ठा और शिक्षित लोगों में भी उतना ही है, प्रचलित है जितना कि जैसा कि आप कह रही हैं पुअर लोगों में और डेवलपिंग कंट्रीज में भी है। तो जी। इट हैज नो कनेक्शन विद योर एजुकेशन, इट हैज कनेक्शन विद योर पर्सनैलिटी, अपब्रिंगिंग। और मैम जैसे ऐसा होता है कि कई जैसे एक मूवी बनी थी, थप्पड़ मूवी आई थी बॉलीवुड की, तो उसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाता है, बट वो आपस में दोनों बहुत अच्छे कपल होते हैं, लेकिन किसी गुस्से की वजह से वो अपनी वाइफ पे हाथ उठा देता है और वो उनको छोड़ के चली जाती है कि उन्होंने उनको थप्पड़ मारा। तो इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब वो हाई सोसाइटी जैसे हाई अपने बात कर रहे थे हम लोग, तो वैसा था, तो आप क्या कहना चाहते हैं? सोसाइटी तो चाहे हाई हो या लोअर स्ट्राटा हो, अपमानित और प्रताड़ित होने का हक तो किसी भी इंसान के पास ना है और ना ही उसको करने का है। तो मेरा तो सबसे यही कहना है कि जब तक आप अपनी रक्षा नहीं करेंगी, जब तक आप अपने आप को सम्मान नहीं देंगी, तो कोई व्यक्ति क्यों देगा। हाँ, फर्स्ट स्टेप पे इसलिए रिएक्शन करना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप पे नहीं रोका गया। अगर पहले थप्पड़ को नहीं रोका गया तो वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और बढ़ावा भी मिलेगा। तो हम नहीं कह सकते कि वो एक थप्पड़ की परिणति या परिणाम आगे क्या हो सकता है जी। हाँ, और लेकिन अगेन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी बहुत जल्दबाजी में भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जीवन साथी के साथ रह के इतना तो आप उसकी मानसिकता समझ सकते हो ना कि ये एक स्पर ऑफ द मोमेंट पे था या ये इसकी पर्सनालिटी में इनहेरेंट है। तो अगर आप सेकंड चांस देना चाहती हैं तो दें, बट देयर कैन नॉट बी अ थर्ड चांस। एक सवाल आपसे और है मेरा कि मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग जो हैं वो घरेलू हिंसा को मानते हैं कि किसी ने आपके ऊपर हाथ उठा दिया या किसी के इन लॉज हैं शादी के बाद, तो वो आप पे अगर हाथ नहीं उठा रहे हैं, हाथ उठाने को घरेलू हिंसा माना जाता है, लेकिन अगर आप वो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो ये किस हद तक इसको घरेलू हिंसा माना जाना चाहिए कि आपको सुसाइडियल, कईयों को सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं उस मेंटल टॉर्चर की वजह से, तो इसके ऊपर में आप मुझे कुछ जानकारी देखो प्रिया, ऐसा है कि घरेलू हिंसा का मतलब जैसे आप भी कह रही है कि मारपीट ही नहीं है, तो हर एक रिश्ते में ना एक रेड फ्लैग होता है जी। आप उस रेड फ्लैग को कब डिटेक्ट कर लेते हैं वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि कई बार हम बहुत हल्के से में बोल जाते हैं, अरे मैंने तो मजाक में कह दिया। मजाक में भी आपको किसी को अपमानित और छोटा महसूस कराने का हक नहीं है, प्रताड़ित नहीं कर सकते, टॉन्ट नहीं मार सकते। जब भी एक मजाक की भी एक हद होती है या फिर उसको जो एक व्यंग कटाक्ष इस तरह से आपको इतना तो पता ही होता है कि बॉर्डर लाइंस कहाँ है, आपकी बाउंड्रीज कहाँ है। तो अगर आप वो बाउंड्रीज क्रॉस होने देना चाह रही हैं या कोई भी किसी ने आपको, ठीक है फिजिकली कुछ नहीं कहा लेकिन वर्बल इमोशनली आप सहज नहीं महसूस कर रही, आपको लग रहा है कि कुछ इसमें अटपटा है और आप को बिल्कुल ये ख्याल ही नहीं अच्छा लग रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो ये एक साइन है। ठीक है, कई लोग इसमें कह देंगे कि ये तो बहुत सेंसिटिव है, नहीं ऐसा नहीं होता। सेंसिटिविटी का इशू नहीं है ये कि नहीं ये तो बहुत सेंसिटिव है, इसको हर बात फील हो जाती तो, है, हाँ इतना तो चलता ही है, ऐसे चलता कुछ भी नहीं है। तो कई बार तो पेरेंट्स ही कह दे, मदर भी कह देंगे कि अरे हमने इतना सहा, तुम भी थोड़ा सा सह लो। तो ये कोई जो वो लेगेसी नहीं है ना कि जेवर और कपड़ा है कि मैं आगे से आगे विरासत में देती रहूंगी कि जो आपने सहा है तो वो हम भी सहें। बट
ठीक है, बहुत जल्दी भी नहीं डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आपको कोई कदम तो उठाना चाहिए। तो जैसे हम मारपीट में, घरेलू हिंसा जैसे मारपीट होती है तो हम कंप्लेन करते हैं, तो इसी तरह से अगर किसी को मानसिक प्रताड़ना भी करी जा रही है तो उस केस हाँ, में भी हम कंप्लेन बिल्कुल कर धारा सकते 3 हैं। में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, जैसे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बताया था कि फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक, इन सब चीजों से अगर आप तंग हैं तो आप घरेलू हिंसा का ही शिकार हैं। ये बात और है कि आप इसको महसूस ना करें, मानते नहीं, क्योंकि हमारी हाँ, सोसाइटी में ऐसा ही सिखाया हाँ, गया कि है। अगर कोई थप्पड़ मारेगा या आपको जलील करेगा बहुत एपरेंटली, तो वही क्रुएलिटी और हिंसा की परिभाषा में आएगा। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अवेयरनेस हो गई है आजकल, जो लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, वो अवेयर हैं अपने राइट्स को लेके, लेकिन फिर भी कुछ हैं लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस से मतलब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वैसे तो जो ये आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ना, ये इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता रहता है, जी। और सरकार की भी ये प्रयास रहते हैं कि छोटे छोटे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स करें और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। जी। और जैसे कि आपने किया एक ये प्रयास कि आज देखो कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे, जी, जी, है ना, बिल्कुल। कितनी उनको कानूनी जानकारी आपके थ्रू मिल रही होगी, हमारे थ्रू मिल रही होगी। तो ऐसे और लोग भी प्रयास करें तो जागरूकता तो बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सोशल जागरूकता से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की जागरूकता, जी। कि आप खुद कितना डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप ही नहीं उसको महसूस कर पा रहे तो फिर जागरूकता भी क्या करेगी अगर सामने नहीं आ रहे हैं। जी जी। अब ऐसा है कि शो को ख़त्म करने का वक्त हो गया। वैसे तो आपसे और भी जानकारी लेना चाहते हैं हम, लेकिन अभी शो के अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे लिसनर्स को जो सुन रहे हैं, कि उनको ये डोमेस्टिक वायलेंस अगर वो कहीं पे होता देख रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए? क्या चुप रहना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए, या जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उनको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के कैसे आगे आना चाहिए? क्योंकि आजकल ना मैम ऐसा है कि कानून के ऊपर या पुलिस के ऊपर हमें भरोसा उठ गया है। कहीं ना थोड़ा बहुत मतलब उठ गया है इजीली। ऐसा नहीं है कि पुलिस अच्छा काम मैं नहीं ये कर कहना रही। चाहूंगी उन लोगों का पहले अपने से भरोसा उठा हुआ है, इसीलिए वो दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ये एक चीज, एक पॉइंट है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना एक डर सा भी होता है। हाँ। क्योंकि हमारे ये मतलब थोड़ा सा वैसा मैं बोल रही हूँ हाँ। कि कहीं ना कहीं जो हमारा कानून का सिस्टम है ना वो थोड़ा डिले हो जाता है। तो उस वजह से जब डिले की बात आ जाती है ना तो लोग वहां पर भी थोड़ा पीछे हटते हैं, ये मेरा मानना है ऐसा। तो उसमें यही है कि जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को जड़ से खत्म करना हो तो उसके प्रयास बहुत जल्दी शुरू कर दिए जाते हैं। जैसे कि आप के बच्चे हैं तो उनको ऐसी शिक्षा दें, ऐसा एनवायरनमेंट दें कि जो बड़े हों या कभी भी हों तो ना तो हिंसा करें और ना हिंसा को सहे। तो वो तभी हो सकता है जब आप खुद बहुत समर्थ हो, मतलब घर से ही शुरुआत होती है। तो अगर आप नहीं जाना चाहते पुलिस के पास या किसी भी कानूनी अड़चनों में नहीं पड़ना चाहते तो आपको कुछ ना कुछ तो अपने तरफ से प्रयास रखने पड़ेंगे ना। जी जी। और माइंड बेसिकली तो माइंडसेट ही है। माइंडसेट लोगों का बदलेगा, लोगों की अवधारणा बदलेगी, मानसिकता बदलेगी, तो ये सारी चीजें हो सकती। खाली पुलिस, प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर भी क्या करेंगे और कानून भी क्या करेंगे? इसमें मैम एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि हाँ ठीक है, चलो अगर आप इस बात से डिले करते हो कि किसी को न्याय लेट मिलता है या पुलिस या कानून से, लेकिन ये है कि आप फिर उतनी देर बर्दाश्त भी तो करते जाओगे ना गलत चीज को, और फिर आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको या तो सुसाइड की ऑप्शन रहती है या घर छोड़ने की। तो इसलिए आपको कंप्लेन करनी चाहिए। तो मैम कोई सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो कोई एक मैसेज जाते जाते लिसनर्स के लिए? बस अपने आप को समर्थ बनाएं, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। ये सारी चीजें कि इतनी आप में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक क्षमता हो कि कोई आपके साथ हिंसा करने का सोचे भी ना।
और मैम और इसके यही लिए- आप आगे बच्चों को, अपने बच्चों को जी। सिखाएं कि भाई बहुत आर्थिक रूप से और शारीरिक मानसिक रूप से आपको समर्थ रहना है, जी। कुछ ना डरना है और ना डर को सहना है। तो एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया ठीक अब है। कि जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इससे इसका सामना करने के लिए, या आप इन चीज़ों में नहीं पड़े, आपके साथ ऐसी चीज़ें ना हो, फाइनेंशियली एक लड़की का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी उतना ही ज़रूरी है? मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहूँगी। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से ज़्यादा फाइनेंसेस पे कंट्रोल होना। कंट्रोल हाँ, होना। इट रियली डजंट मैटर ये कि आप बहुत 1 अच्छा लाख कमा कहा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, लेकिन वही अगर आपका पति ले लेता है जी, या जी, जी। फैमिली मेंबर हड़प लेते हैं, हाँ। तो आप तो स्लेव हो गए ना, बिल्कुल। दिहाड़ीदार मजदूर जितना आपका जी, स्टेटस जी, हो जी। गया। तो मैंने बहुत महिलाओं को भी ऐसे देखा है, जी। दे आर अर्निंग वेल, बट उनका अपने इकोनॉमिक्स पे कंट्रोल नहीं है, उनको शायद बैंक जी। अकाउंट भी ऑपरेट करना नहीं आता। तो यहाँ पे फिर किसकी कमी है? यहाँ पे कानून की कमी है या उनके सामर्थ्य की कमी उनके है, सामर्थ्य या की- अवेयरनेस की कमी है? awareness और सामर्थ्य की कमी है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि आपके क्या, आप किस तरह से आपने खर्च करना है हाँ, है ना, और आपको कितनी अवेयरनेस है। और सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, over बस confidence कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस अवेयरनेस हो, समझे उन तब चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मतलब आज हमने ना डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बहुत बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लिसनर्स हमें सुन रहे होंगे ना, उनको भी बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी, है ना। तो अब शो को ख़त्म करने का वक्त हो गया है, और थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू प्रिया। थैंक यू।